हाँ तो गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और ये हमारा पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट और फिर हम करेंगे कंपनी। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं इसकी एग्जाम में वेटेज क्या है, या हम यूं कहें कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वेटेज एक्चुअल में इस चैप्टर की जो वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ 6 to 10 मार्क्स है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस अगर पूछे भी जाएंगे तो मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाने हैं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर आए गए तो मैक्सिमम। वैसे आते हैं नहीं, बहुत रेयर केस है कि 10 मार्क्स में ये चैप्टर आए। ये 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन इसमें से पूछ के रह जाएगा। जानते बेटा इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज तैयार करनी है, जैसे कि हमारे पीछे की एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और ये सब चैप्टर रहे हैं। इनके अलावा इस चैप्टर में जो डिसोल्यूशन है ये चैप्टर, इस चैप्टर में हमें जर्नल एंट्री भी तैयार करनी है। एग्जाम में जनरल एंट्री पूछ लेता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाएगा जनरल एंट्रीज के लिए। तो कभी कभी लेजर बनाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, और इस चैप्टर से थ्योरी भी आएगी। ये चैप्टर थ्योरी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाकी चैप्टर के कंपेयर में ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि इस ईयर बच्चे एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यू के लिए भी चैप्टर ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू पर बेस्ड होंगे। तो जरा देखो, जरा चैप्टर को शुरू करने से पहले समझते हैं इसका मतलब, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए इससे पहले के जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हमने जितना भी पढ़ा है वो भी डिसोल्यूशन ही होता था। उन टॉपिक को हम बोलते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और ये है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में डिफरेंस है बच्चे, ध्यान रखना। मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बोल दिया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये दो अलग अलग टर्म है। यहाँ पर फर्म जो जुड़ गया है, एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एग्जांपल दो। तो आप सोच लेते हो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एग्जांपल कहाँ से लाए भाई। देखिए जितने भी आपने इससे पहले चैप्टर पढ़े हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। अभी हम इसको बाद में समझेंगे भी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला भी चैप्टर जो है वो भी हमारा यही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनके बीच डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एक्चुअल में हम बार बार डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन बोल रहे हैं, ये डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंड, या हम यूं कहें बिजनेस का क्लोज हो जाना, बिजनेस का वाइंडिंग अप हो जाना। कहने का मतलब है कि हमारी दुकान का बंद हो जाना। हमारा कोई बिजी बिजनेस था, हमने सपोज करते हैं कि अब से कुछ साल पहले 2012 में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। 7-8 साल से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई, अब हम इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी अब हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं है, हमें बिजनेस करना है बंद। तो अब जो बिजनेस बंद करेंगे बेटा, जो हमारी फर्म है, जो हमारी कंपनी है, जो भी हमने पार्टनरशिप में क्या हुआ, फैक्ट्री चला रहे हैं कोई, या कोई दुकान है, या कोई इंस्टीट्यूट है, जो भी हमारा इस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम पार्टनरशिप में रन कर रहे थे, अब हम इसको करना चाहते हैं बंद। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। मतलब हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं कि एक बिजनेस को कैसे बंद करते हैं। जब बिजनेस को बंद करते हैं तो बंद करते टाइम पर किस टाइप से अकाउंटिंग की जाती है। अब तक हम देख रहे थे कि एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता था तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते थे। कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, चाहे तो अपनी मर्जी से चाहे खुदा की मर्जी से, तो उस केस में हम कैसे अकाउंटिंग करते थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो कैसे अकाउंटिंग करते थे। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। बट यहाँ पर हो रही है, बिजनेस ही यहाँ पर बंद हो जा रहा है। अब हमारी फर्म ही क्लोज हो जाएगी, फर्म ही नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हमारा जो टॉपिक है बाकी के सारे टॉपिक से डिफरेंट है। ये जो था ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में काफी ज्यादा अंतर आ गया है। यहाँ की अकाउंटिंग टोटली डिफरेंट है। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ नहीं पढ़ा है या ढंग से नहीं ध्यान दिया है, उसमें प्रॉब्लम्स है, तो ये ना सोचे कि हम इस चैप्टर से कैसे शुरुआत करेंगे, इस चैप्टर में कैसे समझ में आएगा। नहीं भाई, ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा, भले ही आपने वो चीज इतना ढंग से नहीं पढ़ा हो, थोड़ी बहुत बस प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब बात करिए हमने, मैंने बोल दिया कि भैया हम बिजनेस कर रहे हैं बंद। वापस आते हैं जरा यहीं पर। चलिए बिजनेस बंद करने से पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। बिजनेस को बाद में बंद करेंगे, पहले जरा इन सब चीजों को समझ लेते हैं।
इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा। तो देखिए जरा, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, जो कि मैंने तुम्हें बता भी दिया है अभी, और अभी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ये थ्योरी के लिए है, यहाँ से अकाउंटिंग हमें नहीं करनी है, थ्योरी के लिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 मार्क्स में, हर बार पूछ लेता है क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो जरा, आगे मैंने स्टार्टिंग बोला था डिसोल्यूशन ऑफ, ये फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी एग्जाम में थ्योरी के लिए आते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। अब आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो किस टाइप से हम अकाउंट्स को सेटल करते हैं, और अकाउंटिंग किस टाइप से होती है। हमें ये हमारा क्वेश्चन अकाउंटिंग के लिए, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल होंगे। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, इसको हम थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ जैसे आप पीछे के चैप्टर्स में क्या करते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है, यहाँ पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। हम इन सब का रियलाइजेशन अकाउंट को वैसे हो सकता है आज की वीडियो भी कवर कर लेंगे। हाँ तो बेटा, मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, देखिए क्या कहता है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। ए डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मींस बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, यानी जो भी हमारा बिजनेस था, हम कुछ सामान बेचते थे, अब हम इसको बेचना कर देंगे बंद, अब हमारी दुकान हो जाएगी बंद, दिस इज यानी क्लोज। अ फर्म इज वाउंड अप, डिसॉल्व, मतलब ये होता है डिसोल्यूशन का। इसके बाद बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द, देखो जरा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये डेफिनेशन, इसने क्या डेफिनेशन बताई है, इसके अकॉर्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म। जो भी हमारी पार्टनरशिप थी, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट था, अब वो क्या हो गया है, खत्म हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा पार्टनरशिप के एग्रीमेंट का। तो ये है हमारे डिसोल्यूशन का मतलब। अब आगे आते हैं जरा, हम देखो ये चैप्टर, ये हमारा मोड्स है। हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, पहले हम इसकी अकाउंटिंग समझ लेते हैं, हम अकाउंटिंग करना सीख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे थ्योरी। ध्यान दे बच्चे, कि जिससे कि अगर हम स्टार्टिंग में थ्योरी करेंगे तो चैप्टर हमें, थ्योरी हमें थोड़ा सा रट्टा लगानी पड़ जाएगी, याद करनी पड़ जाएगी, लेकिन अगर हम पहले अकाउंटिंग कर लेंगे तो फिर हमें थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी हमें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बट इस चैप्टर की मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया भैया, थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो जैसे ये मोड ऑफ डिसोल्यूशन है, इससे देखो क्वेश्चन कब कब आए हैं, ये देखो जरा 2017, 19, 13, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस बार भी हो सकता है पूछा जाए, एमसीक्यू ज्यादा है। देखो ये रहा, इनके बीच में डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले हम डिसोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनके बीच में डिफरेंस को लर्न करेंगे। और एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस कब कब पूछा गया है, ये सारे वो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मैंने जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो भाई इनको भी हम बाद में करने वाले हैं, थ्योरी को मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको करा देता हूँ अकाउंटिंग। ये रहा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को कैसे कैसे हम यूज करते हैं, ये 4 पॉइंट्स है। एग्जाम में अगेन इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जरा, ये रहे क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा। तो अब जरा हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन पहले बात करेंगे। थ्योरी मैं बाद में कराऊंगा आपको, बट कराऊंगा जरूर, थ्योरी करनी करनी पड़ेगी, यहाँ से थ्योरी करेंगे, एग्जाम में थ्योरी पूछी जाएगी। हाँ तो अब मैं आपको बताने वाला था कि भाई हम फर्म कर रहे हैं डिसॉल्व, चलिए जब फर्म डिसॉल्व होगी, यानी अब हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अब हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला, हमारी फर्म हो रही है खत्म। तो जब हम फर्म बंद करेंगे, तो फर्म बंद करने की मुझे दो ही बात समझ में आती है, कि भाई जब हमारी फर्म बंद हो गई, तो फर्म के अंदर जितने भी एसेट्स हैं, अब हमारी दुकान बंद, तो इन एसेट्स का हम क्या करेंगे, और जितना भी हमारे ऊपर कर्जा है, यानी जो भी फर्म के ऊपर लाइबिलिटीज है, भाई वो भी हमें करना, वो सेटल करनी पड़ेगी। तो फर्म को डिसॉल्व करने का एक ही मकसद होगा, कि यहाँ पर आपको अपने सारे एसेट्स सोल्ड करने होंगे, और वहां से जो भी पैसा आपको आपके पास आएगा, उससे आप लाइबिलिटी को पे कर दोगे, हो गई फर्म डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब समझ में आया, डिसॉल्व का मतलब क्या है, कि अपने सारे एसेट्स बेच डालो, और इन एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आए,
उससे अपनी लायबिलिटी पे कर दो, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है, अगर कोई अमाउंट, कोई पैसा हमारे पास रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एसेट्स बेचे 50 लाख के, लायबिलिटीज थी हमारे पास 30 लाख, तो 20 लाख जो बच गया, वो जो अमाउंट है उस अमाउंट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो अमाउंट पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि भाई पार्टनर्स ने कैपिटल भी तो इंट्रोड्यूस की हुई है, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस तरीके से फर्म क्या होगी, डिसॉल्व। क्लियर, बात समझ में आती है कि भैया जब फर्म बंद हो रही है तो हम फर्म बंद करने का मतलब क्या है, भाई जितने भी एसेट्स हैं इनको उठा करके बेच डालो, जितनी भी लायबिलिटीज है इनको पे करो, और आगे का जो भी पैसा बचता है उसे आपस में बांटो, और भाई तुम अपने घर हम अपने घर का हो गई फर्म डिसॉल्व। तो देखिए बेटा, जब फर्म डिसॉल्व करने की बात आई, तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हम एसेट सोल्व करेंगे, कैसे हम लायबिलिटीज पे करेंगे, इनके लिए, इन दोनों कामों के लिए एक नया अकाउंट ओपन होगा जिसके थ्रू ये सारी एंट्री होंगी, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आप क्लियर होती है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम ओपन करते हैं सारे एसेट्स को रियलाइज करने के लिए, और जो भी फर्म की लायबिलिटीज है जो पे करनी है उन लायबिलिटी को पे करने के लिए। मैंने अभी एक बात बोली, जो लायबिलिटी पे करनी है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी लायबिलिटीज होंगी जो हमें पे नहीं करनी होगी। ठीक है, अभी हम इनको बाद में समझेंगे कि भैया कौन सी लायबिलिटी पे करनी है, कौन सी लायबिलिटी पे नहीं करनी होगी, और उनके लिए जो अकाउंट ओपन होगा फिर होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करने के लिए बेसिकली हमें इस डिसोल्यूशन के दौरान, जब भी हम फर्म का डिसोल्यूशन करेंगे, इस प्रोसेस में मैक्सिमम ये 5 अकाउंट हमें क्रिएट करने होंगे। सिर्फ 5 अकाउंट ही हम बनाएंगे, 5 के बाद कोई सा भी 6 अकाउंट हमें नहीं बनाना होगा। कौन कौन से भाई, 5th अकाउंट, ये 5 अकाउंट, एक है रियलाइजेशन अकाउंट जो जो आपके लिए एकदम न्यू है, जिसे आप जीवन में पहली बार पढ़ोगे, इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा। दूसरे अकाउंट कौन सा न्यू है आपके लिए, और कोई भी नया नहीं है, बस ये लोन अकाउंट एक ये न्यू है, हम इनको बोल सकते हैं कि न्यू, वैसे तो न्यू नहीं है बट थोड़े से न्यू है ये। एडमिशन, सॉरी, रिटायरमेंट और डेथ में भी हमें लोन अकाउंट बनाना होता है, बट ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा आसान भी है। वहां का तो लोन अकाउंट भाई साहब पूछो मत ना, कितना लेंथी होता है, बच्चा रोता है लोन अकाउंट में, और यहाँ पर लोन अकाउंट में सिर्फ 2 ही एंट्री होती है। तो हमारे लिए नया क्या है, हमारे लिए नया है सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, हमें सिर्फ यही सीखना है। बाकी देखो जरा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जो कि तुम्हें आता ही है। अरे मैंने क्या कर दिया, ये है, ये नहीं है, ये रहा पार्टनर का लोन अकाउंट। के बाद देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि हमें पहले से बनाना आता होगा, और कैश और बैंक अकाउंट, ये तो हम 11th क्लास में कैश बुक बनानी सीखे थे। बैंक अकाउंट, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो देखिए बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमें अपने एसेट्स को रियलाइज करना है और हमें अपनी लायबिलिटी को पे करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा रियलाइजेशन। तो देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले या रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जानने से पहले हम अपने फर्म के कुछ एसेट्स के बारे में समझते हैं। एसेट्स को हम क्या करेंगे, रियलाइज्ड करेंगे, मतलब एसेट्स को हम सोल्ड करेंगे। अब कैसे एसेट्स रियलाइज होंगे और कैसे, यानी सोल्ड होंगे, कैसे होगा जरा इसका थोड़ा से बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, यहाँ पर एसेट्स को रियलाइज करते टाइम पर 3 सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी, या एक फर्म के एसेट्स 3 तरीके से रियलाइज होंगे। थोड़ी देर के लिए समझते हैं। हमारी एक फर्म है, ठीक है ना, हमारी एक फर्म है XYZ, 3 पार्टनर्स हैं XYZ, इनकी एक फर्म है, और यहाँ पर इनके पास टोटल असेट्स हैं, फॉर एग्जांपल 50 लाख के टोटल असेट्स, 50 लाख के एसेट्स हैं, जिसमें कितने सारे, बहुत सारे एसेट्स होंगे भाई, एसेट्स की लिस्ट होगी भाई, इतने की मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है, आपने किसी को एडवांस पैसा दे रखा है, बहुत सारे तमाम एसेट्स की पूरी लिस्ट हमने बना दी। अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि इसलिए इन्हें सारे के सारे एसेट्स से पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, इन सारे एसेट्स को सोल्ड करना होगा भाई। तो जब ये एसेट्स को सोल्ड करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सारे एसेट्स आपको बेचने ही पड़ेंगे, जाके मार्केट में बेचना है, इनसे पैसा लेकर के आना, नहीं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर तीन सिचुएशन जो है क्या क्या है देखो, इनमें से जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, इनमें से कुछ एसेट्स तो हमारे मार्केट में सोल्ड हो जाएंगे। सोल्ड होने की बात बाद में करेंगे। देखिए जब फर्म डिसॉल्व हो गई, मान रहे यहाँ पर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, तीन बंदे हैं। तीनों बंदों ने देखा कि जब फर्म बंद कर रहे, इसमें से एक्स बंदे को एक चीज पसंद आ गई। एक्स ने देखा यार फर्नीचर है, अब तो बंद, फर्म बंद हो रही है और इस फर्नीचर को हम मार्केट में बेचेंगे, तो फर्नीचर को हो सकता है एक्स पसंद कर ले। एक मशीनरी है जो कि किसने उठा ली भाई, मशीनरी को भाई वाई ले सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको ये सारे एसेट्स बेचनी है। अगर किसी पार्टनर को कोई एसेट्स समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, उसको आगे बिजनेस करना है, अपना अलग बिजनेस करना चाहता है, तो भाई वो भी उस एसेट्स को टेक ओवर कर सकता है। यानी कि जो भी एसेट्स हैं उन्हें, उस एसेट्स को पार्टनर क्या कर सकता है, एसेट्स टेक ओवर कर सकता है कोई भी पार्टनर। एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। और एसेट्स सेटल हो सकते हैं, या हम यू कहें एसेट्स टेकन ओवर बाय आउटसाइडर्स। टेकन ओवर, आउटसाइडर को मैं क्रिएटर्स लिख देता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए हो सकता है कि हमारे पास जो 50 लाख के एसेट्स है, एक हमारे पास क्रिएटर था, एक क्रिएटर है जिसने हमें 10,000 रुपीज का कोई सामान दिया हुआ था, गुड्स खरीदे हुए थे। अब इसको पता चल गया भाई फर्म डिसॉल्व हो रही है, आया हमारे पास कि भाई तुम फर्म बंद कर रहे हो, मेरे 10,000 रुपए। हमने कहा ठीक है आप रुको रुको, अब 2 4 10 दिन में पे कर देंगे, सारे एसेट्स बिकेंगे, पे करके पैसा दे देंगे। ये अब इसकी नजर पड़ती है एकदम सामने, एक चेयर रखी हुई थी, चेयर पे नजर पड़ी, अरे भाई, कहते भाई फर्म बिल्कुल बंद कर रही है, अब आप इस चेयर का क्या करोगे। हमने कहा भाई चेयर का क्या करेंगे, फर्म जब बंद कर रहे हैं, हमारी दुकान बंद, तो भैया इस चेयर को बेचेंगे हम। कहता क्या प्राइस है इसका, क्या कॉस्ट है इसकी, मतलब जो भी इसकी बातचीत हुई। हमने कहा भाई ये है 10,000 रुपए की है। कहता एक बात बताओ भाई साहब, 10,000 रुपए की आप चेयर को बेचोगे, 10,000 रुपए तुम मुझे देने वाले हो, तो ऐसा करते हैं मैं इस चेयर को ले लेता, तो कोई तुम्हें ऐतराज तो नहीं है। हमने कहा भाई कहाँ छुपे हुए थे तुम, हम तो ढूंढ रहे थे। अरे हम किसी और को बेचे, हमसे तुम लो, हमें क्या लेना देना, हमें तो बेचना है चाहे कोई भी खरीदे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक एसेट्स हमारे क्रेडिटर को पसंद आ गया, अगर चाहे तो हमारे क्रेडिटर्स भी एसेट्स को टेक ओवर कर सकते हैं। मतलब हमारे जो एसेट्स हैं, एक फर्म के जो एसेट्स हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर, उन्हें क्या हो सकता है, या तो कोई पार्टनर टेक ओवर कर सकता है, अगर कोई पार्टनर चाहे लेना तो पार्टनर्स भी ले सकते हैं, अगर कोई आउटसाइडर कोई क्रिएटर्स है वो अपनी ड्यूज को सेटल करना चाहे तो वो भी हो सकता है। और अगर हमारे पास उसके बाद भी कुछ एसेट बच जाते हैं, ना किसी क्रिएटर ने लिए, ना ही किसी पार्टनर ने लिए, तो भाई हम उन एसेट्स को क्या करेंगे, ओपन मार्केट में सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे, और जो भी पैसा आएगा उससे हम आगे की प्रोसेस कर लेंगे। तो एक बात क्लियर होती है कि एसेट से में क्या कितने सेटलमेंट है, एसेट्स को कैसे सेटल करते हैं हम। हमारे एसेट्स सेटल होते हैं तीन तरीके से, या तो वो मार्केट में बिक जाते हैं, या उन्हें कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, या फिर उन्हें कोई क्रिएटर टेक ओवर, क्योंकि अब तो हमारी दुकान बंद हो गई, अब हमें इनका कुछ भी नहीं करना, हमें ये अपने यहाँ से बेचने हैं, बस पैसा कलेक्ट करना है इनके बस। तो ये था हमारा एसेट्स का सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सिमिलरली भाई हमारी लाइबिलिटीज की भी तो बात करते हैं, चलो भाई लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। हमें अपनी लाइबिलिटीज को भी सेटल करना पड़ेगा, यानी लाइबिलिटी को भी पे करना पड़ेगा। तो जब लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर भी तीन बातें सामने निकल के आती हैं। क्या है भाई वो तीन बातें, देखिए हम अपने क्रेडिटर्स को बुलाएंगे और बताएंगे भाई हम फर्म बंद कर रहे हैं, तो अब जो भी तुम्हारा पैसा है हम सारे एसेट्स बेचेंगे, और सारे एसेट्स को बेच के जो भी तुम्हारा पैसा होगा हम उसको दे देंगे। इनमें से तभी एक क्रेडिटर्स, वही जो अभी पुराना क्रेडिटर्स था, वो सामने आ जाता है, वो अपनी ड्यू को सेटल कर लेता है विद एसेट्स। देखिए अब जो जो हमारी लाइबिलिटीज है वो कैसे सेटल होंगी, सेटल्ड विद एनी एसेट्स, मतलब कोई एसेट्स टेक ओवर कर सकता है, एसेट्स टेक ओवर कर लेगा, कोई भी जो क्रेडिटर्स है वो हमारे एसेट्स को टेक ओवर कर लेंगे, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है हम उन्हें ऐसे सेटल करेंगे। दूसरी बात, अब एसेट्स को बेटा, एसेट्स जो सॉरी जो लाइबिलिटी है
उस लायबिलिटीज को कोई पार्टनर भी टेक ओवर कर सकता है। लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। टेकन ओवर बाय पार्टनर का मतलब ये हुआ, तो थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि यहाँ पर एक क्रेडिटर है जो कि मेरा पड़ोसी है, जिससे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, बहुत अच्छी घुलती मिलती, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती है। कहने का मतलब मेरा ये फ्रेंड भी है, पड़ोसी होने के साथ साथ ये मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। इसने फर्म को, हमारी फर्म को 10 लाख रुपए दिए हुए थे। अब ये भाई साहब भी मीटिंग में बैठे हुए थे, पता चलने के बाद कि फर्म बंद हो रही है, इन्होंने भी अपने 10 लाख का जिक्र उठाया। मैंने कहा ठीक है। अब ये मेरा पड़ोसी है, ये तो मुझे अच्छे जानता है, तो इसने कहा कि भाई आप बताओ भाई साहब, चलिए भाई। अब ये कहता है कि भाई साहब मेरे 10 लाख रुपए, सर बताओ 10 लाख रुपए क्या होगा मेरा। मैंने कहा तू चिंता ना कर, या भाग्य, अब ये भाई साहब शोर मचा रहा, हो सकता है शोर भी मचाने ले जाए, मेरे 10 लाख रुपए तो मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए। अरे वाह। अब यहाँ पर हम 3 बंदे बैठे हुए थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ये बंदा मानने को तैयार नहीं है, ये 10 लाख रुपए मेरा दोस्त है, और भाई साहब इसने आज दोस्ती निभाई नहीं, आज तो इसने मेरे पूरे रंग दिखा दिए। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए भाई, मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। हमने कहा ठीक है। अब ये अभी बिल्कुल अभी चाहिए, इसको पैसे चाहिए। अब हमारी फर्म के तो, फर्म में पैसा है ही नहीं। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने बी और सी को बोला भाई ऐसी बात है, इसको 10 लाख रुपए मैं दे दूं। चलो, जो इसको 10 लाख रुपए देने हैं ना, इन 10 लाख रुपए को मैं दे देता हूं अपने खुद के फंड से, मेरे पास है पैसे, मैं इसको 10 लाख रुपए दे देता हूं। मतलब यहां पर क्या हुआ, जो 10 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, इसको मैंने देने का प्रॉमिस कर दिया। यानी इस लायबिलिटी को किसने ले लिया है, ये लायबिलिटी मैंने अपना ले ली कि भैया इस लायबिलिटी की पेमेंट मैं कर दूंगा। लायबिलिटी टेक, इसे कहते हैं लायबिलिटी टेक ओवर कर लेना। हम किसी को प्रॉमिस करने के लिए बोल देंगे, हो सकता है ये भाई मेरा यार दोस्त है, मैंने इसको बोल दिया कि चल ठीक है कोई नहीं, तेरे पैसे मैं दे दूंगा, मैं यहाँ से ले लूंगा। अब फर्म को मतलब नहीं है कि भैया ये पैसे देगा या नहीं देगा। हाँ, मैंने बोल दिया फर्म को कि भैया ये पैसे मैं दे दूंगा, इसके एसेट्स इसके बदले में मैं सेटलमेंट कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीज होती है लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर। तो जो पार्टनर है वो भी किसी लायबिलिटीज को पे कर सकता है अपने खुद के फंड से, या वो पे करने के लिए प्रॉमिस कर सकता है उस आउटसाइडर को, उस क्रेडिटर को कि भाई तेरा पैसा मैं दे दूंगा। तो इसे बोलते हैं लायबिलिटीज टेक ओवर बाय द पार्टनर। कहने का मतलब फर्म की लायबिलिटीज खत्म होगी। पहली लायबिलिटी कैसे खत्म होगी थी भाई, उसने कोई एसेट्स ले लिया। दूसरी लायबिलिटी कैसे खत्म होगी, इसकी पेमेंट कोई पार्टनर इंडिविजुअली कर देगा। अब अगर इसके बाद भी कोई लायबिलिटीज बच जाती है, तो उस लायबिलिटीज को हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मतलब हमारी जितनी भी लायबिलिटी है वो 3 तरीके से सेटल हो सकती है। जितना भी हमें कर्जा देना है, जो भी हमें पैसा किसी का देना है, हम उसे 3 तरीके से पे करेंगे। या तो वो हमारे एसेट्स को ले सकता है अपनी अमाउंट को सेटल करने के लिए, या फिर क्या हो सकता है लायबिलिटी टेक ओवर कर लेगा कोई पार्टनर, पार्टनर उसको इंडिविजुअली पे कर देगा। फर्म की तो लायबिलिटी खत्म हो गई, और बाकी जो कोई, अगर ना तो कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, ना ही वो कोई एसेट के साथ सेटलमेंट होती है, तो हम उसको बाद में पे कर देंगे जब हमारे पास में पैसा आएगा। और इस तरीके से सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज पे करने के तुरंत बाद हमारी फर्म हो जाएगी डिसॉल्व। अब देखिए भाई, हमें इतना समझ में आ गया कि हम फर्म को डिसॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। फर्म डिसॉल्व करने शुरू करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को ठिकाने लगाने हैं। देखिए बेटा, एसेट्स और लायबिलिटीज को ठिकाने लगाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज सिखाने वाला हूँ, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि कौन से एसेट्स और कौन सी लायबिलिटीज को ठिकाने लगाना है। सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को ठिकाने नहीं लगाना होता। कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हम कुछ नहीं करेंगे, और कुछ लायबिलिटीज भी होंगी जिन्हें हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब भाई ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, तो जरा इसके लिए समझते हैं हम बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट है, जिसको हम कहाँ पर पढ़े हैं बेटा, बाकी के चैप्टर्स में पढ़े हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड लायबिलिटी साइड में कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज लिख रहा हूँ, जरा इसको वो ढंग से समझना कौन कौन से एसेट्स होते हैं। जैसे आपने बाकी के चैप्टर्स में देखा होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा मिलता है, होता था। इसके बाद बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एसेट साइड में लिखा होता था।
इसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश एंड बैंक अकाउंट होता है, और फिर होता है लोन टू पार्टनर। किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया हुआ है। ये चार कुछ एसेट्स है। इसके बाद और तमाम एसेट्स हैं, बहुत सारे और भी एसेट्स होते हैं। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हम एक फर्म के पार्टनर, तो हमारे पास कितने सारे एसेट्स होंगे। इसके बाद जरा लाइबिलिटीज पे नजर मारते हैं भाई। लाइबिलिटीज जैसे कि एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लिखते थे बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में। बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व लिखा जाता था। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी होता था, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। करंट अकाउंट भी हो सकता है। मैं कैपिटल करंट की अलग अलग बात नहीं कर रहा, एक ही बात हुई है। इसके बाद आपने देखा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारे याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा इस पे। और एक था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। क्या कह रहे हो, ये लायबिलिटी साइड में कब लिखते हैं इसको? तो एसेट्स में लिखते हैं। हाँ बेटा, एसेट्स में लिखते हैं। एसेट्स में कैसे लिखते हैं जरा ये बताओ। एसेट्स में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है, इसको डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं। एसेट साइड में नहीं आता है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेटर में से लेस करके दिखाते हैं। अगर हम इसको डेटर में लेस नहीं करेंगे तो हमें ये लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा। मतलब ये प्रोविजन होगी। इसके बाद और तमाम लाइबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, एक लाइबिलिटीज और छूट गई लिखने के लिए, वो भी अच्छी खासी लाइबिलिटीज थी। क्या थी? पार्टनर्स लोन। उसको भी यहां लिख देता हूं। देखिए, इनको लिखने का एक खास मकसद है जिस वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट पूरी नहीं लिखी मैंने, बैलेंस शीट के सिर्फ कुछ ही आइटम्स यहाँ पर आपको दिखाए हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ा मकसद है। उस मकसद को मेरे को जानना, जब जाके तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना? पहले हम जानते हैं इनके बारे में। देखिए, ये वो ऐसे एसेट्स हैं, ये मैंने जो एसेट्स लिखे हैं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम मार्केट में सोल्ड नहीं कर सकते। आप जाते हो मार्केट में लेकर के कि भाई मेरे पास में कैश है, इसको कोई खरीद लो। ये कहेगा भाई साहब इसका इलाज कराओ, ये कैश बेचने आया। अबे क्या बेचने आया? तो कैश बिकता हुआ कभी? आप किसी को बैंक बैलेंस बेच रहे हो अपना, बताओ बिकेगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये लॉस होता है। आप किसी के पास जाते हो मार्केट में कि भैया हमारे पास इतना लॉस है, जरा खरीद लो इसको। क्या कहेगा वो? कि ये चल गया है, इसका दिन पूरे हो गए हैं भाई। कोरोना काल में इसी पे सबसे ज्यादा बड़ी आफत आई है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। यानी ये हमारे ऐसे आइटम्स हैं जिनकी मार्केट में रीसेल वैल्यू नहीं होगी। ऊपर वाले दोनों की मार्केट में रीसेल वैल्यू नहीं। कैश और बैंक की भाई क्या आप कभी देखा किसी को पैसा कैश बेचते हुए? 10 का नोट 10 रुपए में बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा। आगे लोन टू पार्टनर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लोन के साथ, इसके लिए हम अकाउंट अलग से बनाते हैं, इसलिए मैंने इनको लिख दिया लोन टू पार्टनर। इनको हम रियलाइज करने के लिए नहीं जाएंगे, हम इन्हें क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं, हम इन्हें सेटल करेंगे पार्टनर के थ्रू। ठीक है ना? क्योंकि पार्टनर है भाई, पार्टनर का ही तो पैसा है, तो उसकी कैपिटल के साथ में सेटलमेंट इसकी होगी। कहने का मतलब ये था कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, मैंने अभी आपको बोला कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, सारे एसेट्स को बेचना है। आपके दिमाग में एक बात चल रही, हमें एसेट्स बेचना है, हमें लायबिलिटी पे करनी है। अरे भाई ये तो जान लो कौन से एसेट्स बेचने हैं। पता चले आप कैश उठा के चल दो, बेचना है। बस बंदे ने बोला था कैश बेचना है, एसेट्स बेचने हैं। अरे भाई एसेट्स बेचने हैं बाबा, सुन पहले। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो नहीं बेचने होते। तो वो कौन से एसेट्स जो नहीं बेचने होते? वो तीन ये एसेट्स हैं जिनको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, इनको हम रीसेल के बारे में बात नहीं करेंगे, इनको रियलाइज नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे पास है कुछ लायबिलिटी है। मैंने आपको बोला कि भैया लायबिलिटी की पेमेंट कर दो, सारी लायबिलिटीज पे करो। अभी तो फर्म डिसोल्यूशन करते टाइम में हमने बोला कि भैया हमें लायबिलिटी पे करनी है। ठीक है, देखो ये लिखी लायबिलिटी पे करनी है। अब आपके दिमाग में तो एक बात सेट होगी, लायबिलिटी पे करनी है, आप सारी लायबिलिटी उठा दोगे। बट यहाँ पर लिख लो कौन सी लायबिलिटी पे करनी है भाई।
आउटसाइडर्स लायबिलिटी, जो आउटसाइडर्स की है, आउटसाइडर्स मतलब फर्म के ओनर को छोड़ के बाकी का जितना भी दूसरों का पैसा है वो हमें पे करना पड़ेगा, फर्म के ओनर को छोड़कर। और यहाँ पर ओनर कौन होते हैं? पार्टनर। पार्टनर को साइड कर दो, पार्टनर का जो भी पैसा है उसको रोक लो, बाकी सारी लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे कि देखो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भाई ये किसका पैसा है? पार्टनर का पैसा। आप इसे कैसे पे कर दोगे? किसको पे करोगे? ये तो पार्टनर का पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्लस होना चाहिए, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब ये वो लायबिलिटीज है जिनको हम पे नहीं करेंगे। पार्टनर की कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है, बट फर्म के ओनर का पैसा है, भाई इसको किसे पे करने जाओगे? इसको भी पे नहीं करेंगे। आगे पार्टनर का लोन अकाउंट है। अब पार्टनर के साथ इतना सारा लेन देन चल रहा है, आप इसे क्या करोगे? इसके लिए अलग से अकाउंट। लोन के अकाउंट अलग बनते हैं, चाहे लोन टू पार्टनर हो चाहे लोन बाय पार्टनर, ठीक है ना? इन दोनों लोनों के लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, ये चार बातें तो समझ में आ गई भैया। ये हमारी आउटसाइडर का पैसा नहीं है, फर्म के ओनर का पैसा है, इसको हम सेटल करेंगे अपना कैपिटल अकाउंट के थ्रू या फिर लोन अकाउंट के थ्रू। ये हमें पे नहीं करना है, इसकी तो सबसे बाद की बात है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिए बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं जरा? इनको हम बोलते हैं रिजर्व अगेंस्ट। ये रियलाइज अकाउंट का फॉर्मेट है, मैं आपको इतना बड़ा फॉर्मेट अभी समझा दूंगा, देखना। अभी हमने लिखे थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। इसके बाद था एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, प्रोविजन फॉर डेप या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वही वाला है। और तीसरा होगा बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये तीनों भी हमें पे नहीं करना होता, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमारी खुद की है, ये हमें किसी दूसरे को पे नहीं करना, ये कोई आउटसाइडर का पैसा नहीं है। हमने ये प्रोविजंस क्रिएट किए थे अगेंस्ट एसेट्स, तो ये क्या है बेटा? इनको बोलते हैं रिजर्व फॉर डेट्स या रिजर्व अगेंस्ट एसेट्स। एसेट्स के लिए हमने कुछ रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं, भाई किस लिए? मुश्किल घड़ी के लिए। हो सकता है फ्यूचर में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिनके लिए हम पहले से पहले रेडी हैं, हमने इनके लिए प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था। तो ये जो प्रोविजन है, ये कोई आउटसाइडर का पैसा नहीं है, ये किसी आउटसाइडर का पैसा थोड़ी ना है कि हमने किसी का पैसा रोक करके रखा हुआ है। ये तो हमारा खुद का पैसा है, हमने अपने एसेट्स की वैल्यू कम करके ज्यादा दिखा रखी है, और जितनी वैल्यू ज्यादा दिखाई हुई है वो वैल्यू हमने यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करके रखा हुआ है पैसा। तो हम इसे क्या करते हैं? ये भी हमें नॉट टू बी पेड, ये भी हम किसी को पे नहीं करेंगे, ये फर्म की लायबिलिटीज में दिखाएंगे तो सही, बट हम इसको किसी को भी पे नहीं करने वाले। इसलिए मैंने देखो बैलेंस शीट में आपको पहले दिखा दिया है कि बैलेंस शीट में तमाम आइटम्स होते हैं, बट ये वो आइटम है जो हमें ना तो सेल करने हैं और ना ही हमें किसी दूसरे को पे करना है, ये वो है। अब इतना जानने के बाद अब मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है, मुझे इतनी बात समझ में आ गई है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं जो रियलाइज नहीं होते, ऐसी बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं बैलेंस शीट में जो हमें आउटसाइडर को पे नहीं करनी। मतलब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जब हमें एग्जाम में किसी क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम रियलाइजेशन अकाउंट से दूर रखेंगे, जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर है भाई? ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब आप इतने बड़े फॉर्मेट को याद करो भाई, याद करने से बेटर है इसको समझ लेते हैं, समझ लेंगे तो हमें याद बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर बहुत सारे एसेट्स है, स्टार्टिंग में यहाँ तक के देखो, ये यहाँ तक के ये सारे देखो एसेट्स है, यहाँ तक की सारी लायबिलिटी है। अब यार इतना कौन याद करे? देखो मेरे बस की तो है नहीं इतना, यार तुम्हारे बस की है याद करना तो भाई याद कर लेना। इसकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, भाई कर लेना। मेरे बस की इतना बड़ा फॉर्मेट याद करना नहीं है, इतना बड़ा फॉर्मेट लर्न करता तो भाई मैं कुछ बन गया होता, है ना? हम इसको समझ लेते हैं, समझना मुझे आता है भाई, समझने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, लर्न करने में थोड़ी सी हमें दिक्कत है, लर्न करने में तो हमें गुस्सा आता है। याद कौन करे? इतना याद करेंगे तो बताओ, इतना याद करेंगे ऐसे थोड़ा ना होगा।
कॉमर्स किस लिए ली थी? कॉमर्स याद करने के लिए थोड़ी ना ली थी, याद ही करना होता तो साइंस लेते ना। क्या कह रहे साइंस वाले लर्न कर भी ये समझते हैं। अच्छा भाई, मुझे नहीं पता था भाई, मैंने कॉमर्स लिया इसलिए मुझे नहीं पता था। हम्म। वापस आते हैं जरा, देखो बेटा, ये है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका नेचर होता है नॉमिनल। कौन सा नेचर होता है भाई? नॉमिनल। क्या कह रहे हो, ये क्या हो, ये क्या है? अबे भाई 11th में नहीं पढ़ा था क्या? नॉमिनल, रियल पर्सन नॉमिनल, वही है ये भी। देखिए, जब आप इसकी शुरुआत करेंगे, इसके डेबिट में जितने भी फर्म के एसेट्स हैं, जितने जिनको भी हम सेल करने वाले हैं, उन्हें हम लिखते हैं यहाँ पर टू सन्ड्री एसेट्स। चलो मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ, कुछ बच्चे थोड़ा सा दिमाग फालतू लगाते हैं कि सर डेबिट में क्यों आ रहा है, क्रेडिट में क्यों आ रहा है। देखिए, किसी एसेट्स को हम रियल एसेट अकाउंट के डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, या किसी को हम क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, इनकी सेटलमेंट डेबिट में क्यों कर रहे हैं या क्रेडिट में क्यों कर रहे हैं, इस रीजन को हम जानेंगे कुछ टाइम बाद। फिलहाल में आप अपना दिमाग मत लगाओ, जितना आपको बताया जा रहा है आप उतना समझो, ठीक है ना। अभी आप बिल्कुल भी मत सोचो, अगर आप अभी से सब कुछ सोचोगे तो भाई ये चैप्टर तुम्हें मुश्किल लगने लग जाएगा, यार इतना सब कुछ करना है, इतना समझना है। अभी आप सिर्फ जितना बता रहे उतना करना, लेकिन हाँ, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के एंड तक, जब मैं आपको जलेंट्री कराऊंगा कि भाई कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ऐसा क्यों करना है, रीजन क्या है किसी भी चीज को डेबिट करने का, क्रेडिट करने का, एक बात का रीजन बताऊंगा। बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद टाइम आएगा, एक शुभ टाइम आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। देखो, सन्ड्री एसेट्स, सारे एसेट्स को आप ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पर डेबिट में, कुछ एसेट्स को छोड़ दो। कौन कौन से एसेट्स को छोड़ना है बच्चे? अभी मैंने उसकी एक लिस्ट जो आपको बनवा के दी थी, मतलब यानी कि मेरा कहने का मतलब ये वाले चार एसेट्स छोड़ देना। तो ये चार एसेट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, कैश और बैंक, लोन टू पार्टनर। क्योंकि ये एसेट्स हमें सेल नहीं करने हैं, इनको हम रियलाइज नहीं करने वाले। जब हम इनको रियलाइज नहीं करेंगे तो इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उस लिस्ट को छोड़ देना। इसके बाद बैलेंस शीट में तमाम लाइबिलिटीज हैं, फिर से हम वही काम करेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, सारी लाइबिलिटीज आउटसाइडर्स वाली। चलिए, सारी आउटसाइडर वाली है यहाँ पर, ये ध्यान रहेगा। चलो मैं लिख देता हूँ आउटसाइडर्स। आउटसाइडर का मतलब ये हुआ, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसको छोड़ दो, उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज बनेंगी वो सारी की सारी लाइबिलिटीज आपको लिखनी पड़ेगी। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रोविडेंट फंड, इस टाइप का कोई भी क्लेम, वो सब यहाँ पर आएगा। इसके बाद दो तीन आइटम्स और भी हैं भाई, वो भी नहीं आएंगे आउटसाइडर के बाद यहाँ पर, लेकिन जो वो मैंने तीन आइटम्स अलग से लिखे थे वो तीनों को आपको लिखना पड़ेगा। रिजर्व अगेंस्ट डेटर्स, सॉरी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आउटसाइडर का पैसा नहीं है, बट ये हमें किसी दूसरे को पे भी नहीं करना है, ना फर्म के ओनर का पैसा है ये, और ना ही ये आउटसाइडर का है, ये हमारे सारे एसेट्स के रिजर्व हैं। हम इनको यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और अगर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या कोई और भी अगर एसेट्स के लिए रिजर्व है तो वो भी हमारे यहाँ पर लिख करके लिखने हमें होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहले हमारा क्या स्टेप है? स्टेप है भाई, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें अपने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसको भी समझते हैं। अब हमें क्या करना है भाई, एसेट्स को अब हम सेटल करेंगे। एसेट्स की सेटलमेंट क्या थी, सबको याद है कि एसेट्स के तीन सेटलमेंट थी। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि एसेट्स का तीन बातें थी, क्या क्या है वो, और लाइबिलिटी रिजर्व भी थी। या तो वो सोल्ड होंगे, या उन्हें कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा, या फिर उन्हें कोई क्रेडिटर टेक ओवर करेगा। सेम चीज लाइबिलिटीज, कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, कोई क्रेडिट जो सेटल अपना करेंगे वो एसेट्स का अपना कर लेंगे और टेक ओवर हो गया, और लास्ट में जो पैसा बचेगा वो पे करना पड़ेगा। अब देखो, जो भी एसेट्स है, एसेट्स का जो एसेट जो सेटलमेंट होगा वो यहाँ पर होगा। तीन सेटलमेंट थे, तीन में से दो के बारे में बात करते हैं। जो भी एसेट्स सोल्ड होगा उसकी एंट्री बाय बैंक अकाउंट, जितने भी एसेट्स सोल्ड हो जाएंगे वो सारे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पर एसेट्स की पूरी लिस्ट।
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, जो जो एसेट जिस वैल्यू में जितने की भी वो मार्केट में बिक जाएंगे। इसके बाद अगर कोई एसेट्स पार्टनर टेक ओवर करेगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्स ने किया एक्स का, वाई है तो वाई ने, जिसने भी एसेट्स टेक ओवर किया है। थर्ड ट्रीटमेंट था वो क्या था भाई, थर्ड वाले को भी समझ लेते हैं। ठीक है, जरा लिखते हैं भाई थर्ड वाले का। लाइन गायब हो गई, ऐसा कैसे? नो एंट्री, थर्ड वाले के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, इसलिए वो लाइन अपने आप ही गायब हो गई। नो एंट्री मतलब अगर कोई भी एसेट्स कोई क्रेडिटर टेक ओवर कर लेगा तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एंट्री पास नहीं करनी, कोई जनरल एंट्री नहीं होती उसकी। अब जब जनरल एंट्री नहीं होती तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी उसको पोस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कुछ टाइम बाद समझेंगे। अब हम बात करते हैं जरा, ये जो लाइबिलिटीज है, देखो इन तीनों को तो छोड़ दो, ये जो जितनी भी लाइबिलिटीज हमें पे करनी है ना, उनका उनका सेटलमेंट कैसे होगा, इनके भी सामने साथ दो ही बातें हैं। दो बातें कौन कौन सी हैं, या तो लाइबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा या फिर वो लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से होगी, और अगर कोई हम पे करते हैं लाइबिलिटीज को तो बैंक अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। ये वाली एंट्री होगी, मतलब जो जितनी भी लाइबिलिटीज पे हो गई हैं वो टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटी पेड। और अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर की गई है, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है, तो लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर वो यहाँ पर आ जाएगी। कोई एक्सपेंस है, जितनी भी लाइबिलिटीज है सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी पूरी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविडेंट फंड, जितनी भी लाइबिलिटीज है सारी लाइबिलिटीज यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, टू बैंक अकाउंट सारे एक साथ जितना भी हमने लाइबिलिटीज पे किया। इसके बाद देखो क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने एक और बताया था कि लाइबिलिटीज को कोई एसेट जब सेटल हो सकती है उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होती है। यहाँ पर अब लास्ट में हम करेंगे इसे क्लोज। क्लोज करने पे या तो फायदा होगा या फिर हो जाएगा नुकसान। भाई डिफरेंस अगर आता है डेबिट साइड में या डिफरेंस आता है क्रेडिट साइड में, अगर डिफरेंस यहाँ पर आएगा तो ये क्या होता है, लॉस होता है। अगर डिफरेंस इस तरफ होगा तो फर्म के लिए ये गेन हो जाएगा, पार्टनर्स को इससे ये फायदा हुआ। फायदा है या नुकसान है, फायदा होगा तब भी और नुकसान होगा तब भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। लॉस है तब भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें हम इसको सेटल मतलब ट्रांसफर कर लेंगे। ये है रियलाइजेशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट। हमने इसको तीन चार बातों में समझ लिया है। पहले सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे, ये दो तीन आइटम्स जो रिजर्व्स होंगे अगेंस्ट एसेट्स उन्हें भी ट्रांसफर करेंगे। इनका कोई कुछ नहीं करेगा, ये फर्म बैलेंस शीट इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है और इनको भूल जाना है, लिख करके छोड़ देंगे। अब हम इनको कुछ नहीं करना है। एसेट्स हमारे या तो सेल हो जाएंगे या फिर हमारे एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। सेल होंगे तो बाय बैंक अकाउंट, पार्टनर टेक ओवर करेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम ट्रीटमेंट लाइबिलिटी का, लाइबिलिटीज या तो पे हो जाएंगी टू बैंक अकाउंट या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाद में फायदा नुकसान जो भी होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इतने से हमने छोटे से समझ लिया इसका क्या है, कौन कौन से आइटम्स हम कैसे करेंगे। देखिए ये पूरा कंप्लीट फॉर्मेट है जो हमारी बुक्स वगैरह में लिखा मिलेगा आपको और मेरे असाइनमेंट में भी है। देखो ये टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, सारे एसेट्स। बाकी और भी कोई भी एसेट्स होगा तो वो यहीं पर आएगा, बस जो मैंने मना कर दिया नहीं आएंगे उन्हें छोड़ दो, वो इन्होंने नहीं लिखे। देखो लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सन्डे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब यहीं पर आ जाएंगे। क्या नहीं लिखे गए हैं, जो मैंने मना कर दिया था, पार्टनर्स लोन नहीं है, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, वो सब चीज छोड़ दो। इसके बाद जितने भी एसेट्स, देखो जरा एसेट की सेटलमेंट ये रही बाय बैंक और कैश अकाउंट, जो भी एसेट्स रियलाइज हुए उनकी ऐसा लिस्ट बनाते हुए चले जाएंगे, जितना जितना आया लिख देंगे। कोई अगर हमें और नया एसेट्स भी मिल जाएगा तो वो भी यहीं पर आएगा। अभी हम इसको
क्वेश्चन के साथ समझेंगे और अच्छे से। फिर अगर कोई पार्टनर ने एसेट्स टेक ओवर किया है तो वो बाय पार्टनर्स कैपिटल। सेम ट्रीटमेंट देखो लाइबिलिटी के साथ में था, दो बातें हैं लाइबिलिटीज के साथ में भी। टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड, जितनी भी लाइबिलिटीज आपने पे की है। टू बैंक और कैश अगर कोई एक्सपेंस है तो वो भी ही आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर ये गलती से लिखा हुआ है, ये एस लाइबिलिटीज टेकन ओवर है। अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर हो गई है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट में देखो जरा, यहाँ पर गेन है तो डेबिट में, लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। ये था हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट। इतना समझ में आ गया। चलिए भाई, अब दौड़ लगाते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज और भी अच्छे समझ में आएगी और क्वेश्चन करना हमें समझ में आएगा। बस एक क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में हम, और उसके बाद आज की क्लास ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, फिर हमें मजा आएगा करने में, थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 शुरू के क्वेश्चन कहाँ गए? ऐसा कैसे भाई, एक से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन कहाँ गए? कहीं नहीं गए, यही है, पता है मेरे को। क्या थी वो? जर्नल एंट्रीज। और अभी हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, जर्नल एंट्री करेंगे बाद में, इसलिए हमने क्वेश्चन 6-17 से स्टार्ट किया। 1 to 16 गायब, हमने 1 to 16 हटा दिए। इसी के लिए हटाए हैं क्योंकि अभी हमारा करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मूड है लेजर बनाने का, और लेजर भी क्या, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। इसलिए आज हमने रियलाइजेशन अकाउंट सब कही करा है। देखो भाई, क्वेश्चन के लास्ट लाइन पढ़ो, प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। और इस क्वेश्चन ने कब दस्तक दी थी भाई? सीबीएसई 2014 में, 2000 में आया था ये क्वेश्चन, 2014 में। मतलब एग्जाम में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए भी आता है। तो भाई पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। रमेश और उमेश दो पार्टनर हैं जिनका रेशो क्या था? देयर कैपिटल। कैपिटल कितनी है बच्चे? 7 लाख, 3 लाख। मतलब इनका रेशो था 7:3। ऑन 31 मार्च 2013, वो दुख की घड़ी है ये, जब उनकी बैलेंस शीट में इतने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज थी। एंड ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व। भैया किस्मत फूट गई, इनकी फर्म हो गई बंद। अब जब फर्म बंद हो गई तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट बताई गई है। एक्चुअल में ये एडजस्टमेंट नहीं है, सेटलमेंट है। क्या क्या सेटलमेंट है भाई? रमेश ने स्टॉक ले लिया और कुछ स्टॉक बिक गया, डेटर्स हमारे रियलाइज्ड हो गए, फर्नीचर किसी ने टेक ओवर कर लिया, मशीनरी बिक गई, क्रेडिटर्स को पूरा पैसा देना पड़ा है, और कोई हमारे पास में आउट अनरिकॉर्डेड बिल वगैरह था, इसको हमने सेटल किया। इतनी सब बातें भाई, इनके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, समय गवाए बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। चलो भाई, फॉर्मेट रेडी करते हैं पहले तो। भाई कुछ तो बाद में करेंगे, पहले तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा भाई। क्या कह रहे हो? काश हमारे लिए भी ऐसी हो तो उल्टी सीधी लाइन खींचो और वो सीधी हो जाती। ठीक है भाई, ये एक जादू है, वो जादू की ट्रिक तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तुम्हें भगवान ने स्केल बना के दिया है। भगवान ने क्या, हम सबने, इंसानों ने स्केल बनाया तुम्हारे लिए, हमारे लिए स्केल नहीं बनाया इतना बड़ा। इसलिए हमने जादू सीखा। तुम्हारे पास स्केल है, तुम्हें जादू सीखने की जरूरत क्या है? डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, लिख लोगे या लिख दूं? लिख दो, लिख दो भाई, लिख देते हैं। साथ साथ नोट करने वाली आदत है ना तुम्हारी। वीडियो पॉज करो, नोट कर लेना, पहले समझ लिया करो। चलो कोई नहीं भाई। पर्टिकुलर्स, पहले सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने? मैंने कहा था आपको कि भाई यहाँ पर कुछ एसेट्स ट्रांसफर करने होंगे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी होगी। सेटलमेंट तो बाद में करेंगे, पहले इनको ट्रांसफर करते हैं। देखिए भाई, क्या क्या आइटम थे। बैंक को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे क्या? नहीं। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। उमेश करंट अकाउंट, भाई ये तो कैपिटल में जाएगा, ये भी नहीं ट्रांसफर होगा। कौन कौन सा ट्रांसफर हो? डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, सबको ट्रांसफर कर दो टू सन्ड्री एसेट्स।
वैल्यू 240, 130, 240 240, 130। और फर्नीचर 2,09,30। सबका टोटल, चलो थोड़ी देर बात करेंगे, पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में देखिए जरा, क्रेडिटर्स आएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व नहीं भाई, तुम्हारी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर क्रेडिटर्स आएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को भी नहीं करते, इन सबको हम ट्रांसफर नहीं करने वाले। क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू है 1,70,000, तो यहाँ लिख देते हैं बाई क्रेडिटर्स 1,30,000। भाई इनका टोटल और कर ले, कितना है इनका टोटल, करो करो जल्दी जल्दी करो। 15 लाख, 15 नहीं आया, कुछ और आएगा, 11, 12, 15 लाख। सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, अब इस बैलेंस शीट की तरफ हमें देखना भी नहीं है, भूल जाओ, खत्म इसका रोल। अब आते हैं नीचे के पॉइंट्स पढ़ने शुरू करो, बस इन्हीं से हमारा काम चलेगा। रमेश took over 50% of the stock at ₹10,000 less than the book value। आधा स्टॉक 10% कम करके उसने टेक ओवर कर लिया। बेटा स्टॉक कितना है, 1,30,000, आधा स्टॉक कितना हो जाएगा, 65,000, 50% स्टॉक, और ये 50% हो गया, इसमें से 10%, 10,000 लेस कर दो, मतलब रमेश ने एसेट्स टेक ओवर किए हैं, स्टॉक टेक ओवर किया है, तो यहां पर आएगा बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। क्या टेक ओवर किया भाई, भाई साहब ने, इन्होंने टेक ओवर किया है स्टॉक। चलिए लिख देते हैं, कितनी वैल्यू में, कितने रुपए में स्टॉक टेक ओवर किया, 55,000 में। 55,000 कैसे आया, ये बात समझ में आ गई। आधा स्टॉक लिया है साहब ने, 50% ऑफ द स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू, तो ये कितना था भाई, 130, 50% आया 65,000, 10% लेस करके उसने टेक ओवर कर लिया। द रिमेनिंग स्टॉक, अब जितना स्टॉक बचता है, सोल्ड एट लॉस ऑफ 15,000, बचा हुआ स्टॉक हमारा 15,000 के लॉस पर बिक गया। बचा कितना था, 65,000 ही तो बचा होगा, 15,000 का लॉस हो गया, मतलब 50,000 में ही सिर्फ वो सेल हुआ, तो 50,000 में सेल हुआ है तो बाई बैंक अकाउंट। एक मिनट रुको जरा, ऐसा करते हैं, इसके नीचे कुछ स्पेस छोड़ना पड़ेगा हमें। किस बात के लिए छोड़ दे स्पेस, हो सकता है इसने कुछ और बाद में टेक ओवर कर ले भाई, पता थोड़ी ना बंदे के मूड का। बाई बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के ब्रैकेट में लिख देंगे हम एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। अब सारे एसेट्स की लिस्ट इसी के नीचे बनाना शुरू कर देते हैं। स्टॉक सेल हुआ 50,000 में, आगे क्या बताया गया है, आगे कुछ और बताता है, डेटर्स वर रियलाइज एट डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स हमारे रियलाइज हो गए, पैसा आ गया 5% के डिस्काउंट पे। तो देखिए भाई डेटर्स की वैल्यू कितनी है, डेटर्स की वैल्यू है 2,40,000, 240,000 के डेटर्स थे एट 5%, 5% का डिस्काउंट जो कि 12,000 आएगा, 12,000 हटा दो, 2,28,000 रुपीज हमारे डेटर से मिल गए। तो ठीक है, बैंक अकाउंट में डेटर्स 2,28,000, डेटर्स भी रियलाइज हो गए। इसके बाद बी पॉइंट कहता है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई उमेश। देखो जी, फर्नीचर को उमेश ने ले लिया कितने में, 50,000 में, और मशीनरी सोल्ड हो जाती है 4,50,000। देखो जो मशीन सोल्ड हो गई है वो तो बैंक में
और जो टेक ओवर हो गया है वो उसके कैपिटल अकाउंट में। किसके भाई साहब? उमेश के कैपिटल अकाउंट में। कितना? और 50,000 कर देते हैं भाई। कितना आएगा? उमेश का 50 और बैंक में मशीनरी। देखिए मशीनरी को बैंक अकाउंट में कर दिया हमने 4,50,000 की, और उमेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो उसने एसेट्स टेक ओवर किया था। कितनी अमाउंट थी भाई उसकी? 50,000। चाहे तो आप नीचे अलग से लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 50,000। इसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। सारे क्रेडिटर्स की आपने पेमेंट कर दी, ठीक है भाई, कर देते हैं भाई क्रेडिटर्स की पेमेंट। देखिए जरा, ये है लाइबिलिटीज, ये है क्रेडिटर्स। इसकी सेटलमेंट डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, हमने पैसा दिया है भाई टू बैंक अकाउंट। फुल पूरी अमाउंट पे हुई है, कुछ डिस्काउंट नहीं मिल पाया। भाई साहब इनकी तो किस्मत फूट गई पूरे तरीके से। एसेट्स वगैरह सब में नुकसान हो रहा है, लाइबिलिटीज पूरी पे करनी पड़ रही है। भला ऐसे होता है क्या? आगे देखो पॉइंट नंबर डी, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स। ये लो एक और लाइबिलिटीज आ गई जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, 1,60,000, विच वाज सेटल एट रुपीज 140। मतलब एक लाइबिलिटीज थी हमारी 1,60,000 की, जो अब सेटल हो गई है 1,40,000 में। चलो कुछ तो भी फायदा हुआ, 20,000 का ही सही। अब कहोगे सर यहाँ तो कहीं है ही नहीं, अब क्या करें इसको? भाई नहीं करो, कोई बात नहीं, आप सीधा इसकी भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी टू बैंक अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जिसकी अमाउंट थी 1,40,000, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, आपको पे करनी पड़ेगी भाई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिख दो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कौन सी? 1,40,000 रुपए किस बात के हैं? ये वो लाइबिलिटी है जो रिकॉर्डेड थी ही नहीं पहले से। इसके बाद सारी एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो गई। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हमारी मशीन तो 9,30,000 की थी, यहाँ पर सिर्फ 4,50,000 लिखा, बाकी का क्या करेंगे? भाई बाकी का कुछ नहीं करना, आपको इस बात से मतलब है कि वो कितने के रियलाइज हुए हैं, कितना कम हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। इस पे ध्यान क्यों नहीं देना? अरे भाई लास्ट में लॉस और गेन जो बताया था वो तभी तो निकल करके आएगा। आपने एसेट्स कम का बेच दिया तो ठीक है, आपको लॉस हो जाएगा। आपने एसेट ज्यादा का बेच दिया तो आपको गेन हो जाएगा। वो बाद में पता चलेगा कि भैया लॉस हुआ है या गेन हुआ है। आपको सिर्फ जितने का वो रियलाइज हो रहा है उतना लिखना है। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि वो कम में हो रहा है या ज्यादा में हो रहा है, बस आपको इतना करना है। एक लायबिलिटी थी जो आपने पे कर दी, चलो अब इनका ट्रांसफर कर देते हैं सबका। अब टोटल करो भाई, इनका टोटल करना है कितना? 5,7,28,000 टोटल करो सबका, और देख लो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब इतना तो काम खुद से कर लोगे, गेन और लॉस, या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? चलो भाई ठीक है, इतना आप करना और जल्दी, और मुझे बताना कि भाई गेन हुआ है या लॉस हुआ है। कहां पर? कमेंट में कमेंट करके बताना कि गेन हुआ है या लॉस होना है, हो रहा है। कितनी अमाउंट का गेन और लॉस हो रहा है? जो भी गेन लॉस होगा वो किस रेशो में चलेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि मैंने बता दिया आपको 7:3। कैसे आया था 7:3? क्वेश्चन में बताया गया था कि कैपिटल के रेशो में, और कैपिटल है इनके 7 लाख और 3 लाख। बाकी हमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट नहीं बनाना था, तो चलो ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना था, बाकी कोई नहीं है। इसके बाद अगर क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, बड़ा खतरनाक सा है कोई नहीं, खतरनाक है, करेंगे भाई। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर 2018 में दिया हुआ था, इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। एक देखो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट का, आपका मन करे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कर रहा है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये हाइट हो रहा 3:2, सबसे ऊपर लाइन में 3:2 है। इस क्वेश्चन में आप हाथ पैर मार सकते हो, बाकी मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा। तब तक के लिए फिर भी आप करके आओ इस क्वेश्चन को। और देखो कब आया था एग्जाम में? 2019 में। मतलब क्वेश्चन आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हमें आना चाहिए भाई। देखो जरा एक अगेन
ये जनरल एंट्री क्वेश्चन है, कब आया था? 2012 में आया था। थोड़ा सा मॉडिफाई है क्वेश्चन, देख लो। यानी क्वेश्चन आते हैं जो हम करने जा रहे हैं। ओवर करते हैं आज की क्लास यहीं पर। क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए कौन सा बोला है? आप अगर चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो, आशीष एंड कनक, क्वेश्चन नंबर 19। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को।